आज हम लोग देखेंगे प्रतियोगिता दर्पण मार्च 2023। तो प्रतियोगिता दर्पण मार्च 2023 का ये पहला टॉपिक है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम राष्ट्रपति के संबोधन में सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख। इसमें कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो आप एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इसे क्रॉस कर दीजिए। अगले पेज में हम लोग देखते हैं जो हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। ये टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है, इससे काफी सारे क्वेश्चन निकल के सामने आएंगे और जो महत्वपूर्ण है वो अंडरलाइन भी किया हुआ है, उन्हीं पे हम लोग फोकस करेंगे। तो यहाँ पे है टॉपिक गणतंत्र दिवस परेड में देश की सांस्कृतिक व सैन्य शक्ति के साथ नारी शक्ति का प्रदर्शन। तो यहाँ पे हम लोग को पहले ये जानना है कि 26 जनवरी 2023 को देश का 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है। 99% लोग जानते हैं कि देश में इस बार 74 नंबर का रिपब्लिक डे मनाया गया है, लेकिन जब आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि 2023 का जो रिपब्लिक डे है उसका नंबर क्या है, तो आप निश्चित ही कंफ्यूज होइएगा या फिर थोड़ा सा टाइम टेकन होगा। इसलिए इस 74 पे ध्यान देना है। एकदम याद रखना है कि 74 नंबर का गणतंत्र दिवस मनाया गया है। दिखने में बहुत आसान है, सभी लोगों को पता है, लेकिन जब एग्जाम में 73, 74, 75, 76 इनमें से एक भी नहीं जब रहेगा तो कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। इसलिए 74 नंबर का गणतंत्र दिवस मनाया गया। उसके बाद हम लोग को देखना है कि राजधानी दिल्ली में इसके लिए राजकीय कार्यक्रम 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के साथ ही शुरू हो गए थे। तो इस लाइन में हम लोग को यह समझना है कि 23 जनवरी से गणतंत्र दिवस का जो एक बृहद कार्यक्रम है वो शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं कि 26 जनवरी को ही प्रोग्राम होता है, आपको 23 जनवरी को प्रोग्राम अक्सर प्रतिवर्ष शुरू होता है। ये आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम होता है वो कब से कब तक होता है और किस प्रकार से कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाता है, समापन किया जाता है। तो हम लोग को जवाब देना है कि 23 जनवरी से कार्यक्रम शुरू होता है। और इधर हाल फिलहाल में ही ये जो 23 जनवरी है वो सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में हमारे नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है। तो 23 जनवरी पराक्रम दिवस है, क्योंकि 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक में हुआ था। उस समय कटक बंगाल का ही हिस्सा था। कटक जो आज उड़ीसा में है, हम लोग जानते हैं 1912 में बंगाल से बिहार को अलग किया गया। तो बिहार, झारखंड और उड़ीसा एक साथ था। उसके बाद 1936 का जब समय आया तो बिहार से उड़ीसा अलग हो गया। तो कटक में हमारे सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस घोषित किया गया है। तो 23 जनवरी से ही ये जो राजकीय कार्यक्रम है शुरू होते हैं। ठीक है, अगला लिखा हुआ है कि पराक्रम दिवस के अवसर पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के निर्जन 21 द्वीपों का नामकरण देश के परम वीर चक्र विजेताओं के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अब यहाँ पे क्या है कि आपको सिर्फ ये 21 द्वीप ध्यान में रखना है। 21 द्वीपों का नाम आपसे नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ ये पूछा जा सकता है प्रारंभिक परीक्षा में। मैं साथ ही साथ प्रारंभिक मुख्य और इंटरव्यू में क्या महत्वपूर्ण है ये बताता चलूंगा। तो पूछा जा सकता है कि जो पराक्रम दिवस के अवसर पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो निर्जन द्वीपों का नामकरण किया गया, उनमें से कितने द्वीपों का नामकरण किया गया है। तो 20, 19, 22, 25 दिया जाएगा। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक इस तरह के प्रश्न आपको प्रारंभिक परीक्षा में रहेंगे। तो 21 द्वीपों के नाम को बदला गया है, ध्यान रखना है।
परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया। ये भी ध्यान रखना है कि परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया। ये दो वर्ड याद रखना है। कौन कौन से परमवीर चक्र विजेता है ये नाम महत्वपूर्ण नहीं है। कौन कौन से द्वीपों को बदला गया है इसलिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि 21 द्वीपों का नाम याद रखना संभव नहीं है। बस 21 द्वीप आप याद रखिएगा। उसके बाद महत्वपूर्ण है कि परेड राजपथ के बदले हुए नाम कर्तव्य पथ पर पहली परेड थी। यानी कि ये जो 2023 का जो परेड हो रहा था, वो जो परेड दिल्ली में होता है इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन के आसपास, विजय चौक के आसपास, वो जो रोड थी पहले उसका नाम था किंग्सवे रोड, यानी कि राजा का रोड, किंग्सवे रोड। फिर नाम बदल के स्वतंत्रता के बाद राजपथ किया गया, और अब 2022-23 में मोदी जी ने उस राजपथ का नाम बदल के कर्तव्य पथ किया है। तो कर्तव्य पथ की ये पहली परेड है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि जिसके पश्चात विजय चौक पर सलामी मंच पर राष्ट्रध्वज राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने फहराया। हम लोग सभी जानते हैं 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को राष्ट्रपति झंडा तोलन करती हैं और 15 अगस्त को प्रधानमंत्री। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले समय में पूछा जाए कि किस राष्ट्रपति को या किनको मुख्य अतिथि बनाया गया था 26 जनवरी को। तो मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतेह अल सीसी। इस गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे। मिस्र, जिसे हम लोग इजिप्ट भी कहते हैं, जिसकी राजधानी काहिरा है, अफ्रीका में वो एक देश है जो उत्तरी अफ्रीका का भाग है। एक विशेष बात और थी कि इस परेड में मिस्र की सेना ने 144 जवानों की एक टुकड़ी भी विदेशी दल के रूप में इस परेड में शामिल की थी। यानी कि ये पहली बार हुआ था कि भारतीय सेना के साथ साथ विदेशी सेना भी परेड की है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस सेना ने परेड किया है, तो मिस्र की सेना ने, अब्दुल फतेह अल सीसी जो राष्ट्रपति हैं उनकी सेना ने परेड किया है। ये सभी ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन हैं जो आने वाले समय एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब लिखा हुआ है कि विजय चौक से शुरू हुई परेड में देश की बढ़ती स्वदेशी क्षमताओं, यहाँ पे कॉमा छूट गया है, नारी शक्ति व न्यू इंडिया की झलक का प्रदर्शन मुख्यतः किया गया था। यानी ये 26 जनवरी परेड का थीम है। 74 नंबर के 26 जनवरी का ये थीम है। ये थीम क्या रखा गया था, क्या संकल्प था, कंसेप्ट क्या था? तो कंसेप्ट है, हम लोग देख रहे हैं कि स्वदेशी की ओर देश बढ़ रहा है, आत्मनिर्भरता की ओर देश बढ़ रहा है। तो स्वदेशी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए नारी शक्ति, और तीसरा न्यू इंडिया की झलक। हमेशा हम लोग देख रहे हैं कि मोदी जी के भाषणों में ये न्यू इंडिया है, नया भारत है। तो एक नए भारत का कंसेप्ट गढ़ा जा रहा है। तो ये तीन चीज हम लोग को ध्यान रखना है, न्यू इंडिया, नारी शक्ति और स्वदेशी क्षमताओं की बढ़ोतरी। इस बार थीम थी, स्वदेशी क्षमता 1, नारी शक्ति 2, न्यू इंडिया 3। यहां लिखा हो कि स्वदेशी सैन्य उपकरणों का प्रदर्शन ही मुख्यतः इस बार गणतंत्र दिवस परेड में किया गया था। यानी कि जो स्वदेशी उपकरण है उन्हीं का उपयोग किया गया है। अब नीचे हम लोग आएंगे, इन सभी चीजों को हम लोग छोड़ देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि विजय चौक से शुरू हुई, यानी कि जो परेड होता है विजय चौक से शुरू होता है, शुरू हुई गणतंत्र दिवस परेड कर्तव्य पथ, फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के पास, एक प्रतिमा का भी उद्घाटन 1-2 साल पहले हुआ था सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का, फिर तिलक मार्ग गई, बहादुर शाह जफर मार्ग गई, दिल्ली गेट, और नेताजी सुभाष मार्ग होते हुए लाल किले पे समाप्त हुई। तो आपसे हो सकता है कि किसी भी बीपीएससी या उत्तर प्रदेश या यूपीएससी के भी साक्षात्कार में पूछा जा सकता है
26 जनवरी को जो परेड होती है कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो हम लोग को जवाब देना है कि विजय चौक से ये शुरू होती है, उसके बाद वो कर्तव्य पथ के पास जाती है, वहीं पे बोस साहब की प्रतिमा है वहां पे जाती है, वहीं पे तिलक मार्ग है, बाल गंगाधर तिलक वहां जाती है, जफर मार्ग की ओर क्रॉस करती है, बहादुर शाह जफर मार्ग, फिर दिल्ली गेट और लास्ट में सुभाष मार्ग होते हुए लाल किले पे जाती है। तो ये एक मैप हम लोग को दिमाग में रखना है, जो खुदा न खास्ता इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, प्रारंभिक या मध्य मुख्य परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। अब लिखा हुआ है कि गणतंत्र दिवस के कार्यक्रमों का औपचारिक समापन 29 जनवरी को विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के साथ हुआ। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के साथ संपन्न हुआ, यानी कि 6-7 दिन का ये कार्यक्रम होता है। यदि आप कभी अपने कॉलेज डेज में एनसीसी ज्वाइन किए हुए होंगे तो कुछ लोगों को, मेरे कुछ दोस्तों को भी एक समय था 2005-2008 के आसपास कि 26 जनवरी के उपलक्ष्य में उन्हें वहां परेड में सम्मिलित होने के लिए भेजा गया था। तो 23 जनवरी पराक्रम दिवस से शुरू हुआ और 29 जनवरी को, यानी कि महात्मा गांधी के शहादत दिवस से एक दिन पहले 29 जनवरी को विजय चौक पर ही बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के साथ संपन्न हुआ। हम लोग आगे देखेंगे बीटिंग रिट्रीट का मतलब होता क्या है। अब अगला हम लोग के लिए महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति भवन के, एक मिनट, राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम अब अमृत उद्यान किया गया है। यानी कि राष्ट्रपति भवन में जो मुगल गार्डन है, मुगल गार्डन कुछ दिनों के लिए खुलता है, उसे देखा भी जा सकता है, आम आदमी देख सकता है। तो उसी मुगल गार्डन का नाम अब अमृत उद्यान किया गया है। तो यह लिखा हुआ है कि आजादी के अमृत महोत्सव, अभी अमृत महोत्सव चल रहा है। अमृत महोत्सव का मतलब ये हुआ कि भारत अपने स्वतंत्रता का 75वां सालगिरह मना रहा है। तो अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में सरकार ने राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम अब अमृत उद्यान किया है। ये हम लोग को ध्यान में रखना है। तो इतना चीज है। इसके बाद अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि इसके अलावा और हम लोग क्या जान सकते हैं। तो यहाँ पे ये हम लोगों को देखना है, पहला कि बीटिंग रिट्रीट, एक शब्द आया था बीटिंग रिट्रीट। ये बीटिंग रिट्रीट या बीटिंग द रिट्रीट भी आप कह सकते हैं। बीटिंग रिट्रीट होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है बीटिंग रिट्रीट? जैसे देखिए, गणतंत्र दिवस समारोह की समाप्ति का ये सूचक है। हम लोग जानते हैं 29 जनवरी को जब समारोह समाप्त होता है तो उस समारोह के समाप्ति का सूचक है बीटिंग द रिट्रीट। ठीक है, जो प्रतिवर्ष 29 जनवरी को होता है, हम लोग जानते हैं। और वहां पे क्या है ना कि एक विजय चौक है जहां से शुरू होता है परेड। उसी विजय चौक पे हमारी तीनों सेनाएं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, तीनों सेनाएं एक साथ एक पारंपरिक धुन पे पैरेड करती हैं और अपना जो सैन्य टुकड़ी है उसको अपने बेस कैंप में वापस बुलाने का एक प्रतीकात्मक कार्यक्रम करती है। यानी कि वो लोग जो 26 जनवरी को सम्मिलित हुए हैं अपने सेनाओं के साथ, उसे वापस अपने बैरक में बुलाते हैं। वही होता है बीटिंग द रिट्रीट। वापस सेना का बैरक में वापस आना ही बीटिंग द रिट्रीट कहलाता है। यदि आप गूगल भी करिएगा तो बीटिंग द रिट्रीट का मतलब यही होता है सेनाओं की घर वापसी। तो सेनाओं की जो घर वापसी होती है वो बीटिंग द रिट्रीट कहलाता है। ठीक है, हम लोगों ने थीम पढ़ लिया था। उसके बाद ये थोड़ा इंटरव्यू के लिए हम लोग ध्यान में रखेंगे, जो कार्यक्रम होता है पहले विजय चौक पे शुरू हुआ,
उसके बाद परेड आगे बढ़ती है, तो जो राजपथ था वो कर्तव्य पथ हो गया है, तो कर्तव्य पथ की ओर जाती है। कर्तव्य पथ से आगे बढ़ती तो उनको प्रतिमा मिलता है, बोस प्रतिमा यानी सुभाष जी का प्रतिमा जो इधर स्थापित हुआ है। बोस प्रतिमा से फिर तिलक मार्ग की ओर जाते हैं, तिलक मार्ग से होते हुए जफर मार्ग जाते हैं। जफर मार्ग हम लोग गए, जफर मार्ग के बाद आता है दिल्ली गेट। जो भी दिल्ली में रहे वो लोग इन सभी चीजों को देखे होंगे। दिल्ली गेट गए, दिल्ली गेट से फिर ये था प्रतिमा सुभाष चंद्र बोस का। अब सुबह बोस मार्ग आता है, बोस मार्ग आता है, उसके बाद लाल किला आता है, और लाल किला के पास समारोह का समापन हो जाता है। लाल किला के पास समारोह का समापन हो जाता है, यानी कि विजय चौक पे शुरू होता है 26 जनवरी का कार्यक्रम। थोड़ा सा ही आगे बढ़ने पे कर्तव्य पथ है। अगर आप कभी यूट्यूब पे या फेसबुक वगैरह पे देखिएगा तो एक तरफ राष्ट्रपति भवन है, सामने में इंडिया गेट है, उसी के आसपास रोड है, उन्हीं रोड का ये नाम दिया हुआ है कि विजय चौक है। आगे बढ़ने पे फिर एक रोड आता है, उसका नाम कर्तव्य पथ है। फिर रोड आगे बढ़ता है तो बोस मार्ग आ जाता है, फिर तिलक मार्ग आ जाता है, फिर जफर मार्ग आ जाता है, फिर वहीं पे दिल्ली गेट आता है, दिल्ली गेट से फिर टर्न होता है हमारा, हमारे सैनिक लोग, तो बोस मार्ग आता है, फिर लास्ट में लाल किला के पास ये जो कार्यक्रम है, ये जो परेड है, ये समाप्त हो जाती है। ठीक, इतना महत्वपूर्ण है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 26 जनवरी जो पहली बार मनाई गई थी भारत में 1950 को, तो आपसे पूछा जा सकता है कभी कि उसके मुख्य अतिथि कौन थे। तो हम लोग को ध्यान में रखना है कि जो उसके मुख्य अतिथि थे वो इंडोनेशिया के उस समय के राष्ट्रपति सुकर्नो साहब थे। ठीक है, ये नाम हम लोग को याद रखना है पहले का। अब अगला क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है आईपीएल से संबंधित, हम लोगों ने देखा था अभी बीपीएससी 68 में पूछा गया है कि किस बोर्ड ने अपने महिला प्लेयर्स का जो वेतन है पुरुषों के बराबर किया है। तो हम लोगों ने आंसर बीसीसीआई दिया। तो अभी बीसीसीआई ने ही महिला प्रीमियर लीग शुरू किया है, जो मार्च में शुरू होगा, महिला प्रीमियर लीग। अब इससे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इससे देखिए यही 5 है। आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी टीम है या कौन सी टीम नहीं है। तो 5 एमपीएल की टीम बनी है, महिला प्रीमियर लीग की टीम बनी, जो हम लोग आईपीएल देखते हैं, इंडियन प्रीमियर लीग, उसी के तर्ज पे महिलाओं के लिए एमपीएल बनाया गया है। तो 5 टीम को बनाया गया है। अब देखिए बीसीसीआई है, उसके सचिव जय शाह है, तो उनके अहमदाबाद गुजरात के हैं वो लोग, तो गुजरात का तो एक टीम होगा ही। तो अहमदाबाद टीम है जो अडानी ने खरीदा है। ये सब कितने पैसे में खरीदा है कोई महत्वपूर्ण है, बस हम लोग को ये छोड़ देना है, ये छोड़ देना है। एक टीम है अहमदाबाद, यानी कि पश्चिम भारत से अहमदाबाद है, फिर पश्चिम भारत से मुंबई है। यानी कि 2 हम लोग को ध्यान में रखना है कि जो बीजेपी है उसका जो 2 पिलर है, 2 बिजनेस पिलर है, दो इन्वेस्टर्स जो हैं, एक अडानी और एक रिलायंस वाले, उन दोनों की टीम है, ये ध्यान में रखना है। अहमदाबाद और मुंबई, ये 2 हो गया। तीसरा बेंगलुरु, दक्षिण भारत से बेंगलुरु रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु हो गया। चौथे नंबर पे नॉर्थ इंडिया से दिल्ली है, और नॉर्थ इंडिया से दिल्ली है, और हम लोग अगर कह सकते हैं पूर्वांचल या अवध के क्षेत्र से यानी यूपी के क्षेत्र से लखनऊ है, जहां से राजनाथ सिंह एमपी बनते हैं। यानी कि 2 नाम तो एकदम क्लियर है, अहमदाबाद और दूसरा मुंबई। तीसरा बेंगलुरु,
चौथा दिल्ली और पांचवा लखनऊ। ये 5 टीमें एमपीएल में खेलेंगी। इसके अलावा हम लोगों को नहीं जानना है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला टॉपिक है जल जीवन मिशन से संबंधित। जल जीवन मिशन कि देश के 11 करोड़ ग्रामीण परिवारों को अब नल से जल की आपूर्ति की जाएगी। नल से जल की आपूर्ति हुई है, यानी कि जो ग्रामीण परिवारों का ये डेटा है कि नल से जल की आपूर्ति हुई है 11 करोड़ ग्रामीण परिवारों को। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्रामीण भारत के सभी घरों में सुरक्षित एवं पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को की थी। यानी कि जो दूसरा टेन्योर था मोदी जी का 2019 में, जब दोबारा प्रधानमंत्री बन के आए थे तो उन्होंने ग्रामीण ये सोचा था, एक योजना बनाई थी कि पूरे भारत में जितना गांव है और उसमें जितने परिवार रहते हैं सभी परिवारों को निःशुल्क उनके घर में नल लगाकर जल आपूर्ति की जाएगी। तो एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना, बहुत महत्वपूर्ण योजना थी। तो ये ध्यान रखना है, ये जो जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई है, जल जीवन मिशन की जो शुरुआत हुई है 15 अगस्त 2019 को की गई, ये ध्यान रखना है। जल जीवन मिशन की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को की गई थी। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। उद्देश्य क्या था? तो यहाँ उद्देश्य लिखा हुआ है कि ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध हो। मिशन का उद्देश्य 2024 तक था कि 2024 तक सभी ग्रामवासियों को नल से जल दे दिया जाए। यानी कि टारगेट ये रखा गया था 5 साल के अंदर 2024 तक नल से जल दे दिया जाए। अब 2019 में योजना की शुरुआत के समय देश में लगभग 19 करोड़ ग्रामीण ये छोड़ देना, बस ध्यान रखना, 19 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से लगभग 3 करोड़ परिवारों के पास नल का जल उपलब्ध था। यानी जिस समय ये योजना शुरू हुई थी उस समय क्या स्थिति थी? तो पूरे भारत में लगभग 19 करोड़ ग्रामीण परिवार है। पूरे भारत में लगभग 19-20 करोड़ ग्रामीण परिवार है। 19 करोड़ ग्रामीण परिवार है और उन 19 करोड़ ग्रामीण परिवारों के में से केवल और केवल 3 करोड़ ग्रामीण परिवारों के पास, यानी लगभग 16-17% के पास नल से जल उपलब्ध था। तो एक डेटा हम लोग को मिल गया कि भाई भारत में 19 करोड़ ग्रामीण परिवार है, उनमें से लगभग 3 करोड़ के पास नल का जल था, यानी लगभग 17% के पास। अब ये जो योजना जल जीवन योजना शुरू हुई तो क्या उसका प्रभाव पड़ा, तो आगे हम लोग देखेंगे। और टारगेट तो यही था कि जितना परिवार है सबको 2024 तक नल से जल दे दिया जाए। यही कारण था कि नरेंद्र मोदी ने एक मंत्रालय बनाया था, जल शक्ति मंत्रालय, और उसके मंत्री बनाए थे राजस्थान के गजेंद्र सिंह शेखावत के, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं। जल शक्ति मंत्रालय बनाया और उन्हें टारगेट दिया कि आप 2024 तक पूरे 19 करोड़ परिवारों को नल से जल दे दीजिए। तो अभी एक डेटा आया है 2023 जनवरी में, कि डेटा ये है कि इस तिथि तक लगभग 57% से अधिक ग्रामीण परिवारों के घरों में नल से जल की आपूर्ति हो गई है। यानी कि जो 17% था वो बढ़ के अब 57% हो गया है। यानी कि इतना ज्यादा बढ़ोतरी हुआ है। ये सही है कि अभी 100% पे हम लोग नहीं पहुंचे, लेकिन एक बेहतर कार्य जल शक्ति मंत्रालय ने किया है। तो 57% ग्रामीण लोगों को नल से जल उपलब्ध हो गया है। इतना हम लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है,
कि जल जीवन ये जो यहाँ पे है जल जीवन मिशन, इसकी शुरुआत हुई 2019 15 अगस्त को। उस समय 19 करोड़ परिवारों के पास अपना जल था, यानी कि केवल 19 करोड़ में 19 करोड़ परिवार थे भारत में और 3 करोड़ के पास अपना जल था, यानी कि लगभग 17%। आज 4-5 साल जो बीते हैं, 4 साल बीते हैं, अभी जनवरी 2023 में एक डेटा आया है कि 57% लोगों के पास नल का जल हो गया है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में, ये क्वेश्चन, फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए जाएंगे। तो इसको हम लोग अब खुद से देखते हैं कि क्या महत्वपूर्ण है। जैसे देखिएगा, हम लोगों ने देखा था 17 सितंबर 2022 को मोदी जी के जन्मदिन पे 8 चीते नामीबिया से आए थे। इस बार चीते दक्षिण अफ्रीका से आए हैं, अफ्रीका से ही आए लेकिन देश बदल गया, दक्षिण अफ्रीका से आए। दक्षिण अफ्रीका का अगर यदि मैप आप देखिएगा, इस तरह का मैप है दक्षिण अफ्रीका का, तो इस पोर्शन में बहुत सारे चीते निवास करते हैं। तो यहाँ, और भारत यहाँ पे है और दक्षिण अफ्रीका यहाँ है, तो यहाँ से अभी 12 चीते भारत लाए गए हैं। ठीक है। तो पहले तो ध्यान रखना है कि 12 चीतों को लाया गया है। मान लीजिए गलती से पूछ भी दिया जाए कहाँ से लाया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से लाया गया है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है प्रीटोरिया। उसके बाद हम लोग को ये जानना है चीतों के बारे में कि भारत में पहले चीते थे, लेकिन अंतिम जो चीता था, एक राज्य है छत्तीसगढ़, उसमें एक जिला है कोरिया जिला, वहां पे एक राजा ने अंतिम चीते को शूट कर दिया। तो 1952 में भारत सरकार ने चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया। उसके बाद डेटा था कि कोई भी चीता हमारे पास अब उपलब्ध नहीं है। हो सकता है कि चीता जू में होगा, लेकिन जो जंगलों में कोई भी चीता उपलब्ध नहीं था। एक हम लोग को चीते के बारे में जानना है कि उनका वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो चीते का वैज्ञानिक नाम होता है एसिनोनिक्स। एसिनोनिक्स यहाँ पे नहीं दिया है, एसिनोनिक्स जुबेटस। एक द्विनाम पद्धति आता है, वही बताता है कि किस प्राणी का क्या वैज्ञानिक नाम है। तो एसिनोनिक्स जुबेटस चीते का वैज्ञानिक नाम है। अभी 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया है। तो इतने चीजों को हम लोगों को जानना है। यही सभी चीजें यहाँ पे दी हुई है। और ये जो येलो से किया गया है उसको पढ़ लेना है। यही कूनो नेशनल पार्क में पिछले बार भी लाया गया था, इस बार भी कूनो नेशनल पार्क में लाया गया। कूनो एक नदी का नाम है। मध्य प्रदेश में एक जिला है सियोक जिला, मुरैना जिला, उसी में ये कूनो नेशनल पार्क है। ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे विधानसभा चुनाव की ओर। तो हमारे प्रतियोगिता दर्पण में ये विधानसभा चुनाव है, यहाँ दिया हुआ है विधानसभा चुनाव। इसमें जो भी महत्वपूर्ण है या प्रतियोगिता दर्पण के अतिरिक्त जो भी महत्वपूर्ण है, हम लोग उसको पहले देखते हैं। अभी तो सबका रिजल्ट भी आ गया है, चुनाव का रिजल्ट भी आ गया है। त्रिपुरा में बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है, फुल फ्लेजेड गवर्नमेंट बनी है। तो पहले हम लोग देखेंगे विधानसभा में मेघालय के बारे में। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट का एक खूबसूरत राज्य है मेघालय। पहले भी सीएम जो थे वही अभी रिटेन किए हैं, उन्हीं की गवर्नमेंट आई है, कॉनरोड संगमा।
कॉनरोड संगमा, कॉनरोड संगमा। इसमें यह देखना है कि ये जो मेघालय है 1972 में 1972 में भारत का स्टेट बना था। उससे पहले ये असम का भाग हुआ करता था, असम का जिला हुआ करता था। इसमें दो चार जिले थे, गारो जिला, खासी जिला, वो सभी जिले थे, यानी मेघालय एक जिला था असम का। लेकिन फिर गारो, खासी, जयंतिया हिल्स के लोगों को, उन क्षेत्रों को, कुछ बंगाली क्षेत्रों को भी अलग करके एक राज्य का फॉर्मेशन किया गया था 1972 में, इंदिरा गांधी ने किया था। ये हम लोग जान गए। इसे अंग्रेज लोग पूर्व का स्कॉटलैंड, पूर्व का स्कॉटलैंड कहते थे। पहले एग्जाम में पूछा भी जाता था पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं। इसका ऑफिशियल लैंग्वेज, ये इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश है। यानी कि अगर आपको वहां एग्जाम देना है तो आपको इंग्लिश मैंडेटरी होनी चाहिए। कोई एप्लीकेशन किसी भी ऑफिस में दे रहे तो आप हिंदी में दीजिएगा, एप्लीकेबल नहीं होगा, एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। हालांकि जो लोकल लैंग्वेज है, गारो लैंग्वेज, खासी लैंग्वेज है। एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि वहां मातृवंशी परंपरा है, यानी कि महिलाओं की प्रधानता है परिवार में, समाज में। और जो अगर मान ली किसी परिवार में 2 या 3 लड़कियां हैं, तो जो सबसे छोटी लड़की है उनका यह दायित्व होता है कि अपने माता पिता की देखभाल करे, और माता पिता के बाद जो पूरी संपत्ति होती है सबसे छोटी पुत्री को सौंप दी जाती है। और कोई लड़का है या लड़की अपने नाम के साथ जो सरनेम लगाता है वो अपनी माँ का लगाता है। तो इस प्रकार मेघालय मातृवंशी परंपरा को आज भी कायम रखे हुआ है। हम लोग जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता एक मातृवंशी सभ्यता थी, और आज भी भारतीय कुछ क्षेत्रों में मातृवंशी सभ्यता चल रही है। फिर हम लोग को देखना है चुनाव से संबंधित कि क्या महत्वपूर्ण है। तो जैसे हमारे बिहार में 242 विधानसभा की सीटें हैं, 242 विधानसभा की सीटें हैं। विधानसभा की सीट 242 है, तो मेघालय में 60 है। मेघालय हो, नागालैंड हो या त्रिपुरा है, सभी जगह 60 सीटें हैं विधानसभा की। ठीक है, यानी जो जो पार्टी 31 लाएगी वो गवर्नमेंट बना सकती है। एमपी की अगर बात की जाए, और एक सदनीय व्यवस्था यानी कि विधान परिषद नहीं है, कुछ ही जगहों में विधान परिषद, जैसे बिहार, यूपी में। तो एमपी की अगर बात की जाए तो एक एमपी अपर हाउस से है, यानी कि राज्यसभा से है, और एक एमपी लोअर हाउस से है, लोअर हाउस यानी कि लोकसभा से है। यानी केवल एक एमपी का चुनाव आम चुनाव में होता है और एक राज्यसभा की ओर जाते हैं। पहले पीए संगमा साहब थे, वही एमपी हुआ करते थे मेघालय के। उन्हीं के ये पुत्र हैं कॉनरोड संगमा, लोकसभा में के वो अध्यक्ष भी रहे थे। अब अगला हम लोग देखेंगे तो मेघालय में बीजेपी कांग्रेस दोनों की हार हुई है। वहां जो क्षेत्रीय पार्टी है उनकी जीत हुई है। अगले प्रतियोगिता दर्पण में डेटा के साथ आएगा तो हम लोग देखेंगे। अगला हम लोग को देखना है नागालैंड के बारे में। हाँ, एक और चीज जानना जरूरी है मेघालय का, कि पूरे दुनिया में 2 नाम, चेरापूंजी और मासिन राम, मेघालय में है। शिलोंग से थोड़ा आगे पड़ता है, तो शिलोंग राजधानी है। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि पूरे दुनिया में एक महीने में सबसे अधिक बारिश कहाँ होती है, तो पूरे दुनिया में एक महीने में सबसे अधिक बारिश अगर कहीं होती है, रिकॉर्ड किया गया है, तो वो चेरापूंजी है। लेकिन साल भर में सबसे अधिक बारिश कहाँ होती है ऑन एन एवरेज, तो वो मासिन राम। ये थोड़ा सा डिफरेंस ये है, पहले साल भर और महीने दोनों के डेटा में
चेरापूंजी ही नाम आता था, लेकिन अब थोड़ा सा अंतर है। बारिश के समय में एक महीना जून या जुलाई का ऐसा है जहां सबसे अधिक बारिश चेरापूंजी में आती है महीने का, अगर क्वेश्चन किया जाए। लेकिन साल भर की बारिश की अगर हम लोग बात करें तो सबसे अधिक बारिश साल भर में पूरे दुनिया में मेघालय के मासिनराम क्षेत्र में होती है। अब हम लोग देखेंगे नागालैंड। नागालैंड वहां के सीएम पहले भी जो थे वही रिटेन किए हैं, और बीजेपी यहाँ सहयोगी पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी के सहयोग से नागालैंड में गवर्नमेंट बनाई है। नेफ्यू रियो नेफ्यू रियो पहले भी चीफ मिनिस्टर, तो इस बार भी चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रियो बने हैं। विधानसभा सीट यहाँ 60 है। अपर हाउस यानी कि राज्यसभा में एक एमपी रहते हैं, और लोअर हाउस लोकसभा में भी एक एमपी रहते हैं। ये हम लोग जानेंगे। 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। नागालैंड की स्थापना 1963 में हुई थी। उससे पहले ये भी असम का ही एक जिला हुआ करता था। नॉर्थ ईस्ट में असम के अलावा जो 6 राज्य हैं वो कभी असम के ही भाग थे, और धीरे धीरे असम से अलग करके उन्हें राज्य बनाया गया है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट नागालैंड का ये है कि वहाँ 95% से अधिक ईसाई आबादी है। भारत में सबसे अधिक यदि ईसाई आबादी कहीं है तो नागालैंड में है। ठीक है। एक उत्सव होता है या फिर एक महोत्सव होता है, नरेंद्र मोदी अक्सर उस महोत्सव में जाते हैं, हॉर्नबिल फेस्टिवल। ये नागालैंड में होता है, राजधानी कोहिमा है, हम लोग जानते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे त्रिपुरा के बारे में। वहां एक बहुत महत्वपूर्ण शक्तिपीठ है, त्रिपुर सुंदरी शक्तिपीठ। उन्हीं के नाम पे इस जगह का नाम पड़ा है त्रिपुरा। त्रिपुरा में अभी सीएम अनाउंस नहीं हुआ है, तो बाद में हम लोग देखेंगे कि कौन सीएम है। अभी सीएम अनाउंस हुआ नहीं है, चेंज हो सकता है। तो यहाँ भी विधानसभा का 60 सीट है, 32 बीजेपी ने जीता है, और फुल फ्लेजेड गवर्नमेंट अब बीजेपी की है। यहाँ पहले कम्युनिस्ट पार्टी की थी, मानिक सरकार की, जो 25-30 सालों तक मुख्यमंत्री रहे थे। अपर हाउस की अगर बात की जाए तो एक सीट यानी कि राज्यसभा में एक, लोअर हाउस की बात की जाए तो ये इंटरेस्टिंग है, 2 लोकसभा के सदस्य होते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि कौन सा ऐसा नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है असम को छोड़ के जहां लोकसभा के 2 एमपी हैं। कौन सा ऐसा स्टेट है नॉर्थ ईस्ट में असम को छोड़ के जहां लोकसभा के 2 एमपी हैं? तो उसका उत्तर होगा त्रिपुरा। यानी कि अरुणाचल प्रदेश हो, अरुणाचल के नीचे नागालैंड है, उसके नीचे मणिपुर है, और उसके नीचे मिजोरम है, बीच में मेघालय है, और मेघालय से नीचे त्रिपुरा है। तो 1 2 3 4 5 6 और एक है असम। यहाँ तो 14 लोकसभा के एमपी रहते हैं। इन सभी जगहों में केवल एक एमपी है। अरुणाचल हो, नागालैंड हो, मणिपुर हो, या मिजोरम हो, या मेघालय, सब जगह एक एक एमपी है। लेकिन त्रिपुरा एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां 2 एमपी चुन के जाते हैं। एक बार एग्जाम में पूछा गया था, ये हम लोग को ध्यान रखना है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। इतना हम लोग को जानना है। त्रिपुरा को है ना 3 तरफ से बांग्लादेश जो है वो घेरे हुए है, ये भी एग्जाम में पूछता है, और कर्क रेखा भी त्रिपुरा को क्रॉस करती है। तो इतना चीज हम लोग को चुनाव से संबंधित जानना है। नॉर्थ ईस्ट में पिछले 8 सालों में बीजेपी ने काफी काम किया है। पहले नॉर्थ ईस्ट को का नाम लेने वाला कोई नहीं था, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में जो लोकसभा के लगभग 24 सीट आते हैं, इंक्लूडिंग
सिक्किम, जो इंक्लूडिंग सिक्किम, तो 24 सीट लगभग हो जाते हैं नॉर्थ ईस्ट में। तो इन 24 सीट पे बीजेपी ने खासा ध्यान दिया है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब जैसे देखिए ये क्वेश्चन है, जोशी मठ में भू धसाव से खतरे के बादल। अब इसमें क्या है ना कि आपसे पूछ सकता है कि जोशी मठ कहाँ है। तो उत्तराखंड में एक जिला है चमोली जिला, वही जोशी मठ है। ये जान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अब ये क्या है ना कि मेंस का क्वेश्चन है, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जाए कि इस तरह की जो प्राकृतिक आपदाएं हो रही हैं इसका निवारण क्या है, आप इसमें क्या तर्क देना पसंद करिएगा, या फिर किस प्रकार से रोकथाम किया जा सकता है। क्या इस तरह के जो भी हिल एरियाज है वहां से पॉपुलेशन को हटा के कहीं और शिफ्ट किया जाए, या कुछ आपके अनुसार क्या बेहतर हो सकता है। तो एक बेहतर हो सकता है कि जो नेचुरल साइट है जैसे जोशी मठ वगैरह, वहां बहुत ज्यादा लोगों की गतिविधि ना हो, पहाड़ों को तोड़ा ना जाए, नदियों के रुख को मोड़ा ना जाए, उसे कंप्लीटली टूरिस्ट साइट घोषित ना किया जाए, क्योंकि टूरिस्ट साइट घोषित होने पे बड़े बड़े होटल्स बनते हैं जिससे कि पहाड़ों पे दबाव पड़ता है, पेड़ों को काटा जाता है। इन सभी चीजों को रोका जाए। या फिर जहां भी जैसे कि जोशी मठ में 1973 में ही एक रिपोर्ट आई थी कि आने वाले समय में जोशी मठ पूरी तरह से धंस जाएगा, वहां पे पॉपुलेशन को नहीं रखा जाए। तो गवर्नमेंट ने इस पे ध्यान नहीं दिया और आज धसान की स्थिति है। जैसे हमारे झारखंड के धनबाद में भी स्थिति होती है कि अचानक से 5 फीट 10 फीट तक रोड नीचे चला जाता है। तो आने वाले समय में ऐसा होना ही होना है कि धनबाद का बहुत बड़े आबादी को वहां से शिफ्ट किया जाएगा। तो ऐसा जगह जहां पे आने वाले समय में प्राकृतिक आपदाएं हो सकती हैं, उसका पहले से ही समाधान निकाल लेना श्रेयकर होगा। तो ये मेंस का क्वेश्चन है, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, ये हमारे प्रारंभिक परीक्षा का क्वेश्चन नहीं है। अगला जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और निश्चित मान के जाने के एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए हम लोग इसके विषय में पढ़ते हैं। हम लोगों ने झारखंड के मैप को देखा होगा। झारखंड में देखिए एक जिला है गिरिडीह, एक जिला का नाम जरूर सुने होंगे हजारीबाग। वहां पे एक जेल था जहां से जयप्रकाश नारायण उस जेल को तोड़ के भागे थे। तो उसी हजारीबाग जिले से अलग करके एक गिरिडीह जिले को बनाया गया है। इस गिरिडीह जिले में एक पहाड़ है, उस पहाड़ का नाम है पारसनाथ, या उसी को संवेद पहाड़ भी बोला जाता है। ठीक है, और इसी पारसनाथ या संवेद पहाड़ में, जैसे कि मान लीजिए कि ये पहाड़ होता है, तो मानिए कि पूरा पहाड़ को हम लोग पारसनाथ पहाड़ बोल सकते हैं या संवेद पहाड़ बोल सकते हैं। तो इसकी जो सर्वोच्च चोटी है, इस चोटी को भी पारस नाथ चोटी कहते हैं, और इसे ही संवेद शिखर कहा जाता है। तो ये जो चोटी है ना, जैसे कैसे है कि माउंट एवरेस्ट हमारे प्लैनेट का, हमारे पृथ्वी का सबसे ऊंची चोटी है, उससे ऊपर पृथ्वी पे कुछ नहीं है। तो पूरे दुनिया के लिए सबसे हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट है। हमारे बिहार में जो सबसे हाईएस्ट पीक है, अगर आप देखिएगा तो पश्चिम चंपारण में एक पहाड़ है सोमेश्वर पहाड़, जो हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग है। सोमेश्वर पहाड़ में एक शिखर है सोमेश्वर शिखर, तो बिहार का सबसे ऊंचाई पे स्थित जगह है। उसी तरह झारखंड का सबसे ऊंचाई पे स्थित जगह है संवेद शिखर या पारसनाथ शिखर। तो इसी संवेद शिखर पे हमारे जैन धर्म के 20 तीर्थंकरों को मोक्ष की प्राप्ति हुई है। ये एक हिल एरिया है, जंगल
एरिया है, काफी शांत वातावरण है। तो 24 में से 20 तीर्थंकर ऐसा माना जाता है यहीं पे मोक्ष को प्राप्त किए। उसमें से भी एक जो ऐतिहासिक पुरुष माना जाता है पारसनाथ, जिनका जन्म काशी में हुआ था। पारसनाथ जिनका जन्म काशी में हुआ था, इन इनको भी मोक्ष की प्राप्ति इसी संवेद शिखर पे हुई। तो इस प्रकार जैन समुदाय के लिए, जैन धर्मावलंबियों के लिए ये स्थान पवित्र हो गया। तो इतना हम लोग जानेंगे कि गिरिडीह जिला में है सबसे हाईएस्ट पीक ऑफ झारखंड, जिसे माउंट एवरेस्ट हम सभी दुनियावासियों के लिए है। यहाँ पे ही संवेद शिखर है और यहाँ पे जैन वाले मानते हैं कि 20 तीर्थंकरों को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, जिसमें पारसनाथ को भी मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि इस शिखर को टूरिस्ट साइट घोषित किया। तो इसका विरोध जैन लोगों ने किया। तो इतना तो ये ऑब्जेक्टिव का चीज है। अब मेंस और इंटरव्यू का चीज ये होगा कि किसी धार्मिक स्थान को यदि पर्यटन के दृष्टिकोण से बढ़ावा दिया जाता है तो इसमें विरोध क्यों होगा, क्या सही है क्या गलत है। तो इन लोग का कहना है कि हमारा वो धार्मिक क्षेत्र है, यदि उसे पर्यटन के दृष्टिकोण से बढ़ावा दिया जाएगा तो ये धर्म के अनुसार सही नहीं होगा, हमारी शांति भंग हो सकती है। यदि टूरिस्ट साइट घोषित किया जाएगा तो वहां पे होटल्स बनेंगे, वहां पे पार्क्स बनेंगे, लोग अलग अलग फेस्टिवल्स में अलग अलग धर्म के लोग या कोई भी लोग वहां पे आके पार्टी कर सकते हैं, हो हल्ला मचेगा, गंदगी फैलेगी, वहां का जो इको सिस्टम जो वहां का है वो खराब होगा। इसलिए तीर्थ स्थल को हिस्टोरिकल साइट घोषित न किया जाए, ये पॉइंट है। अब आप थिंक करके पढ़ के सोचिए कि क्या सही है क्या गलत। ये आने वाले इंटरव्यू में मेंस में पूछा जा सकता है। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संवेद शिखर कहाँ है, तो झारखंड में है, गिरिडीह में है, और गिरिडीह झारखंड सबसे हाईएस्ट पिक है और इस पे रोक लगा दी गई है। यही सब चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे तत्काल रोक लगा दी गई क्योंकि पूरे दुनिया में इसका विरोध होने लगा था। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन अमेठी का से है, जो कभी राहुल गांधी का क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र हुआ करता था और आज स्मृति ईरानी का क्षेत्र है। तो इसमें हम लोग को सिर्फ जानना है, उत्तर प्रदेश में एक जिला है अमेठी। यहाँ पे क्या हुआ ना कि भारत और रसिया, इन दोनों देशों के सहयोग से, जैसे हम लोग AK-47, AK-56 राइफल का नाम सुने हैं, तो AK-203 राइफल का निर्माण शुरू हुआ है अमेठी में। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि AK-203 राइफल का निर्माण कहाँ शुरू हुआ है, तो अमेठी में शुरू हुआ है। किस देश के सहयोग से, तो रशिया के सहयोग से शुरू हुआ है। और उसमें और जो भी चीजें लिखी हैं वो हमारे काम की नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, INS वागीर के बारे में देखेंगे। ये जो क्वेश्चन है कलवारी श्रेणी, इसमें जो भी डिटेल है, इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि क्या महत्वपूर्ण है। तो एक प्रोजेक्ट 75 चल रहा है। पूछा जाए कि प्रोजेक्ट 75 क्या है, तो प्रोजेक्ट 75 नौसेना के लिए बनाया गया है, पहले तो यही जानना है। तो INS बागीर या वागीर, INS वागीर है क्या। तो देखिए, प्रोजेक्ट 75 के तहत एक कंपनी है मझगांव, हम लोग पहले भी पढ़े हैं प्रतियोगिता दर्पण में, मझगांव डॉक
शिप बिल्डर्स लिमिटेड। ये जो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड है, इन्होंने कलवारी श्रेणी का, एक श्रेणी है, सीरीज है कलवारी श्रेणी का, एक पनडुब्बी बनाई है, 5वीं पनडुब्बी। इससे पहले 4 बना चुके हैं, 5वीं सबमरीन बनाई है, 5वीं पनडुब्बी बनाई है। तो उस पनडुब्बी का नाम है वागीर और इसे नौसेना को दे दिया गया है कि अब आप इसे यूज में लीजिए। सबमरीन है, पानी के अंदर जासूसी करता है। तो पूछा जाए कि आईएनएस वागीर क्या है, तो आईएनएस वागीर एक पनडुब्बी है। ठीक है, किसने बनाया है, तो मझगांव कंपनी ने बनाया है प्रोजेक्ट 75 के तहत। तो प्रोजेक्ट 75 क्या है, तो प्रोजेक्ट 75 नौसेना को उपकरण उपलब्ध कराने की एक योजना है। तो इतना ही हम लोग को जानना है। तो आईएनएस वागीर एक पनडुब्बी है। अब नौसेना की बात आई है, तो नौसेना के प्रमुख क्या नाम है, तो उनका नाम है हरि कुमार, श्री हरि कुमार शायद नाम है, हरि कुमार, आर हरि कुमार, ये नाम हम लोग को ध्यान में रखना है। आर हरि कुमार जो है वो नौसेना के प्रमुख है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। यहाँ पे लिखा हुआ कि प्रोजेक्ट 75 के तहत मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स द्वारा निर्मित कलवारी श्रेणी की, ये देखिए सीरीज है, मतलब होता है ना कि हम लोग मोबाइल लेते हैं, आईफोन 13, आईफोन 14, वो आईफोन सीरीज चल रहा है। उसी तरह पनडुब्बी का एक सीरीज है कलवारी सीरीज। तो कलवारी सीरीज का 4 पनडुब्बी बन चुका है। यही पनडुब्बी है सबमरीन, जो समुद्र के अंदर काम करता है, समुद्र के ऊपर भी काम करता है, जासूसी, एक्चुअली में ये जासूसी करता है। तो 5वीं पनडुब्बी बनाई गई है, उसका नाम है वागीर, को नौसेना में शामिल कर दिया गया है। ठीक है, 23 जनवरी को किया गया था, इंपॉर्टेंट नहीं है, 23 जनवरी पराक्रम दिवस है, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इसमें जानने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहां पे हमारा राष्ट्रीय घटनाक्रम खत्म होता है। अब हम लोग देखेंगे अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम को। अब हम लोग देखेंगे अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम। इसका पहला टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन इंदौर में संपन्न। ठीक है, तो यहां लिखा हुआ है कि विदेश मंत्रालय के तत्वाधान में भारत का 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से 8 से 10 जनवरी 2023 को इंदौर में संपन्न हुआ। यानी कि जो प्रवासी भारतीय दिवस होता है, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जो 2 साल में एक बार किया जाता है, 2003 से किया जा रहा है, तो इसे विदेश मंत्रालय आयोजित करती है। पहले ये जान लेना है, विदेश मंत्रालय प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन को आयोजित करती है। इस बार इंदौर में आयोजन हुआ, यानी मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। ये दूसरा चीज हम लोग जान लिए। डेट 8 से 10 जनवरी, जनरली यही होता है, 8 से 10 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। अगला देखना है कि प्रवासी भारतीयों के साथ जुड़ने तथा उनको आपस में जुड़ाव के अवसर प्रदान करने के लिए यह सम्मेलन एक महत्वपूर्ण मंच है, जिसका आयोजन अब 2-2 वर्ष के अंतराल पे होता है। यानी कि जो भारत के बाहर एनआरआई रह रहे हैं, उनको आपस में जोड़ने के लिए इसका आयोजन 2 साल में एक बार
किया जाता है और इसमें कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। अगला देखना है कि इस वर्ष जो ये 17 नंबर का आयोजन है, ये ध्यान रखना है। इस वर्ष 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का थीम थीम क्या है? डायस्पोरा, अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। ये इंपॉर्टेंट है। अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार, ये एग्जाम में हम लोगों से पूछ सकता है। ठीक है, आगे हम लोग को देखना है कि इस कन्वेंशन, अब अगला पॉइंट, ये सभी चीजों को छोड़ देना है, देखना है कि इस कन्वेंशन के तहत 8 जनवरी 2023 को युवा प्रवासी भारतीय दिवस, एक होता है प्रवासी दिवस, हम लोगों ने देखा है एक प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो प्रवासी दिवस जो मनाया जाएगा वो विदेश मंत्रालय मनाती है और इसी में जो शुरुआत होता है वो युवा प्रवासी दिवस के साथ होता है। तो ये युवा प्रवासी दिवस खेल मंत्रालय इसका आयोजन करता है, युवा एवं खेल मंत्रालय, यानी कि अनुराग ठाकुर जो मंत्री हैं इसके। तो युवा, यहाँ पे यही लिखा, इस कन्वेंशन के तहत 8 जनवरी 2023 को युवा प्रवासी भारतीय दिवस युवा मामले और खेल मंत्रालय के साथ साझेदारी में आयोजित किए गए। ठीक है, अगला लिखा हुआ है सुश्री जेनेटा मास्करेनहास युवा प्रवासी भारतीय दिवस में सम्मानित अतिथि थी। यानी कि जो युवा प्रवासी दिवस हुआ था उसमें मास्करेनहास अतिथि थी, लेकिन जो प्रवासी भारतीय दिवस है ओवरऑल उसके मुख्य अतिथि हैं गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली जो भारतीय मूल के हैं, और विशिष्ट अतिथि भी हैं, स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर जो हैं सूरीनाम के राष्ट्रपति श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ये भी भारतीय मूल के हैं। तो भारतीय मूल के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को ही मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट बनाया जाता है। तो गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान और स्पेशल गेस्ट जो है चंद्रिका प्रसाद। ठीक है, इन दोनों का नाम हम लोगों को जानना है। आगे हम लोग देखेंगे पहला जो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2003 में हुआ था, उस समय बीजेपी गवर्नमेंट थी, आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। तो अनिरुद्ध जगन्नाथ मॉरिशस के तत्कालीन प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि थे। जितने भी अतिथि हुए हैं, नवीन चंद्र राम गुलाम, इनके नाम पर पटना में एक रोड भी है, सभी के सभी मूल निवासी हैं भारतीय के। 2023 में जो अभी हुआ है इंदौर में, उसके मुख्य अतिथि हैं गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये थीम इंपॉर्टेंट है। प्रवासी यानी डायस्पोरा अमृत काल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार, भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ लिखा हुआ है, 8 से 10 जनवरी के बीच ये आयोजन हुआ था। और प्रवासी भारतीय दिवस जो होता है हमेशा 9 जनवरी को होता है। क्यों होता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को 20 वर्ष के बाद दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत आए थे। ठीक है, 17 नंबर का ये प्रवासी दिवस था, ये जान लिए हम लोग। दुनिया भर में 210 देशों में लगभग 3 करोड़ 20 लाख भारतवंशी रहते हैं। लगभग 3 करोड़ भारतवंशी दुनिया भर में रहते हैं। भारत ने 9 से 11 जनवरी 2003 के दौरान प्रथम प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया।
इस सम्मेलन के लिए 9 जनवरी को इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने के लिए दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। ये एक लाइन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रवासी भारतीयों की अधिक संख्या वाले देश। तो जो प्रवासी भारतीय जो भारत से माइग्रेट होके गए हैं, सबसे अधिक माइग्रेटेड पीपल ऑफ इंडिया है अमेरिका में। लगभग 44 लाख भारतीय किसी न किसी कारण से आज अमेरिका में रह रहे हैं। प्रवासी भारतीय जो भारतीय हैं वहां पे अमेरिका में बिना नागरिकता के रह रहे हैं। तो लगभग 44 लाख या 45 लाख भी इसे हम लोग मान सकते हैं। तो सबसे अधिक भारतीय अगर कहीं रहते हैं प्रवासी के रूप में तो वो नंबर 1 पे अमेरिका है। नंबर 2 पे हमारा सऊदी अरब है, मक्का मदीना। दुबई नहीं याद रखेंगे, दुबई जो है वो यूएई में है, वो एक अलग है। तो सऊदी अरब एक सबसे बड़ा खाड़ी देश सऊदी अरब है। तो वहां पे नंबर 2 पे सबसे अधिक भारतीय रहते हैं। लगभग 26 लाख भारतीय सऊदी अरब में रहते हैं। तो इन दो का नाम हम लोग को कम से कम याद रखना चाहिए। इसके अलावा भी हम लोगों ने देखा है कि इन सभी जगहों पे भारतीय रह रहे हैं। न्यूजीलैंड में, फिजी में कोई ऐसा देश नहीं है जहां भारतीय नहीं। जैसे कि ब्रिटेन में लगभग 18 लाख पॉपुलेशन भारतीयों की है। 18 लाख पॉपुलेशन भारतीयों की। तो ये दो नाम हम लोग को ध्यान रखना है। सबसे अधिक प्रवासी भारतीय अमेरिका में। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है वो हम लोग देखते हैं। उसके बाद हम लोग के लिए पासपोर्ट वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सभी को छोड़ देना है। हम लोग को आना है विभिन्न देशों के पासपोर्ट्स की वैश्विक रैंकिंग 2023। विभिन्न देशों के पासपोर्ट्स की वैश्विक रैंकिंग। एक पासपोर्ट रैंकिंग भी पूछा जाता है एग्जाम में कि किस देश की पासपोर्ट सबसे अधिक मजबूत है। यानी कि पासपोर्ट का मजबूत होने का मतलब होता है कि मान लीजिए भारत का पासपोर्ट बहुत मजबूत है तो हम लोग अधिक से अधिक देशों में बिना वीजा के जा सकते हैं। तो जो सबसे अधिक देशों में बिना वीजा का जा सकता है उस देश का पासपोर्ट सबसे अधिक मजबूत, सबसे शक्तिशाली माना जाएगा। तो इस हिसाब से जापान वो सिंगापुर का पासपोर्ट सबसे अधिक शक्तिशाली है और भारत का इसमें स्थान 85 नंबर पे है। जैसे कि हम लोग नेपाल बिना वीजा के जा सकते हैं, हम लोग भूटान बिना वीजा के जा सकते हैं। तो जापान और सिंगापुर के लोग बिना वीजा के सबसे अधिक देशों में जा सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि जो पासपोर्ट की वैश्विक रैंकिंग है जारी कौन करता है। तो ब्रिटेन की एक एनजीओ है हैनले एंड पार्टनर्स शोध टीम। हैनले टीम है, वही हैनले टीम पासपोर्ट रैंकिंग जारी करती है। ठीक है, तो 2023 में हैनले पासपोर्ट रैंकिंग में नंबर 1 पे जापान, वो सिंगापुर का पासपोर्ट है। इसमें हम लोगों ने भारत का स्थान 85 नंबर पे देख ही लिया है। तो एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण ये देख यहाँ पे है हैनले पासपोर्ट में भारत 85 नंबर पे है। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ेंगे। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का स्थान। तो इसमें देखेंगे हम लोग कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, सीपीआई, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है वो जर्मनी की एक संस्था है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। यानी कि भ्रष्टाचार पे जो रैंकिंग निकलता है वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल निकालती है। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो निकालती है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो निकालती है
वो जर्मनी की एक संस्था है, ये हम लोग जानेंगे। जर्मनी की एक संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन पे इंडेक्स निकालती है। हालांकि महत्वपूर्ण बस एक क्वेश्चन है कि भारत का क्या स्थान है बीपीएससी पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। भारत का स्थान 85, जैसे पासपोर्ट में भी स्थान 85 है, तो भ्रष्टाचार में भी 2022 में हम लोग 85 में हैं। हम लोग से बेहतर चाइना भूटान है, भूटान की स्थिति काफी बेहतर है, 25 नंबर पे है। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, अगर हम लोग यूपीएससी के एग्जाम दे रहे हैं तो नंबर 4 हम लोग को ध्यान रखना है। नंबर 1 डेनमार्क तो याद रखना चाहिए, सबसे कम भ्रष्टाचार डेनमार्क है। जो नॉर्थ पोल के देश हैं वहां पे सबसे कम भ्रष्टाचार है। डेनमार्क एक, फिनलैंड दो, ये तो साउथ पोल का देश है। न्यूजीलैंड चौथे नंबर पे सिंगापुर। तो इन 4 देशों में सबसे कम भ्रष्टाचार कम से कम डेनमार्क को हम लोग को याद रखना है। देखिए सिंगापुर याद रखना नहीं है, लेकिन इससे सीख लिया जा सकता है। हम लोग सोचते हैं कि भारत में बहुत भ्रष्टाचार है, इसे मिटाया नहीं जा सकता। एक समय ऐसा था 40-50 साल पहले सिंगापुर में बहुत अधिक भ्रष्टाचार था, लेकिन उन्होंने अपने मैकेनिज्म के माध्यम से, अपने बिल पावर के माध्यम से सबसे कम भ्रष्टाचार वाले देशों में 5वां स्थान प्राप्त किया है। सबसे अधिक भ्रष्टाचार देखिए सोमालिया, जिसकी राजधानी मोगादिशु है, अफ्रीका का देश। सोमालिया, सीरिया एशिया का देश है। दक्षिणी सूडान, इन सभी देशों में, दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला में सबसे अधिक भ्रष्टाचार है। उत्तर कोरिया में जो तानाशाही व्यवस्था है, लोग कहते हैं तानाशाही व्यवस्था में भ्रष्टाचार कम होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। यानी उतने डर के बाद भी इतना अधिक भ्रष्टाचार का होना इस बात का सूचक है कि केवल और केवल तानाशाही व्यवस्था से, केवल और केवल कठोर व्यवस्था से आप भ्रष्टाचार को कम नहीं कर सकते। 171 स्थान पे है हेती। ये सभी देश, खासकर जो गर्म देश हैं वहां भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। एशिया में हम लोग देखेंगे, जो हम लोग के पड़ोसी कंट्री है, सबसे कम भ्रष्टाचार भूटान में है। ये सब मेंस में आएगा, आप लिख सकते हैं। चाइना में हमसे बेहतर स्थिति है। श्रीलंका हम लोग के बाद है। श्रीलंका में तो बहुत अधिक भ्रष्टाचार है। नेपाल में भी भ्रष्टाचार है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार, इन सभी कंट्रीज में बहुत भ्रष्टाचार है। जैसे म्यांमार में भी तानाशाही व्यवस्था है, अफगानिस्तान में भी तानाशाही व्यवस्था है, लेकिन भ्रष्टाचार में वो कम नहीं है। यानी जो तानाशाही सरकार है, ऐसा नहीं है कि वो भ्रष्टाचार पे लगाम या रोकथाम लगा के रखती है। ठीक है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का संबंध गरीबी से भी है। तो पीटी के लिए केवल महत्वपूर्ण है 85 नंबर भारत। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड में जसिंडा अर्डन का प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र और क्रिस हिपकिंस नए प्रधानमंत्री बने हैं। न्यूजीलैंड में एक युवा प्रधानमंत्री है, लगभग 44-45 साल के जसिंडा। उन्होंने प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। मात्र 45 साल के आसपास में उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चे के लिए। और अब जो है 40-45 साल के हैं क्रिस हिपकिंस, जो है न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। तो जेसिंडा से कम भारत के नेताओं को सीख लेनी चाहिए, जो 80 साल के होके, 90 साल के होके भी चाहते हैं कि हमें टिकट मिल जाए। एक 42-45 साल की महिला प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए राजनीति से संन्यास ले ली। जसिंडा अर्डन ने त्यागपत्र दिया न्यूजीलैंड की, और क्रिस हिपकिंस नए प्रधानमंत्री बने। यही है क्रिस हिपकिंस, नए प्रधानमंत्री बने हैं। एक चीज यहाँ पे ये ध्यान रखना है, हालांकि एग्जाम में पूछेगा नहीं, बस जनरल नॉलेज के लिए जान लेना है। एक प्रधानमंत्री थी बेनजीर भुट्टो, वो प्रधानमंत्री रहते ही मां बनी थी, बच्चे को जन्म दी थी। और दूसरी प्रधानमंत्री थी जेसिंडा अर्डन,
जो प्रधानमंत्री रहते ही मां बनी थी। हालांकि अभी तक उन्होंने शादी नहीं की है, एंगेजमेंट सिर्फ किया हुआ है। ये हमें जानना है कि ये जो क्रिस हिपकिंस है वो लेबर पार्टी के हैं। एग्जाम में पूछ सकता है कि क्रिस हिपकिंस किस पार्टी के हैं, तो लेबर पार्टी के हैं क्रिस हिपकिंस। वहां के पहले शिक्षा मंत्री थे ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी की भारत यात्रा हुई 26 जनवरी को, वो शरीक हुए, और इसमें हमें कुछ नहीं जानना है। तो अगला है, तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जो है वो समाप्त होता है। ठीक है, अब हमें देखना है आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य, जो भाग 3 है प्रतियोगिता दर्पण का। आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य, तो ये जो पहला है इसमें हम लोग देखेंगे कि महत्वपूर्ण क्या है, क्योंकि इसमें बहुत सारे डेटा है जो बिल्कुल महत्वपूर्ण है। एग्जाम के लिए ये देखना है, एक संगठन है एनएसओ। यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं एनएसओ के आंकड़े, तो पहले समझना है कि एनएसओ है क्या। एनएसओ का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन। ये जो राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन है वो जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या नेशनल इनकम, इन सभी के आंकड़े ये जारी करता है। सांख्यिकी मंत्रालय के अधीन काम करता है एनएसओ। जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, नेशनल इनकम के आंकड़े हमेशा एनएसओ राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन ही जारी करता है। अब एक चीज जानना है कि जब भी जीडीपी का आंकड़ा जारी होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और उसकी तुलना की जाती है, जीडीपी की जब तुलना की जाती है तो एक आधार वर्ष मापा जाएगा। जैसे आपकी किसी से तुलना की जाएगी, आपकी एज की किसी से तुलना की जाएगी, तो एक एज को आधार वर्ष माना जाएगा। तो जीडीपी के लिए आधार वर्ष 2011-2012 है। ठीक है, ये जीडीपी का आधार वर्ष होता है 2011-2012। तो ये जो अनुमान जो भी होता है एग्जाम में कभी नहीं पूछता, अनुमानित आंकड़े ये नहीं पूछता है। बजट जब आता है प्रतिवर्ष, आर्थिक सर्वेक्षण जब आता है, उसके जो एक परफेक्ट आंकड़े होते हैं वही एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब जैसे एक वर्ड है यहाँ पे ग्रॉस वैल्यू एडिशन यानी जीवीए, ये क्या होता है? बहुत इजी है, सुनने में भले जैसा भी लगे। तो जैसे कि जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि एक साल में एक देश के सीमा के अंदर जितना भी उत्पादन होता है, जितना भी सेवा होता है, उसका जो कुल मूल्य होता है उसे जीडीपी कहते हैं। अब कुल मूल्य मान लीजिए एक साल में हुआ 100 रुपया, और किसी कारण से उस 100 रुपये में किसी कारण से 10 रुपए की हानि हो जाए, तब जीडीपी आएगा 90 रुपया, आना चाहिए। तो जीडीपी तो हम लोग कहते हैं आय को। अगर हम लोग जितना भारत में उपजा लिए, उत्पादन कर लिए हर क्षेत्रों में, सीमा के अंदर, सीमा के बाहर नहीं, सीमा के अंदर जितना उत्पादन कर लिए सर्विसेज का, प्रोडक्ट का, तो उसका जो एक वर्ष का कुल मूल्य यदि 100 रुपया है, उसमें से मान लीजिए किसी भी कारण से डेप्रिसिएशन हुआ या ह्रास हो या कमी आ गया किसी एक्सीडेंट के कारण, किसी भी कारण से, तो जो ह्रास होकर जो मूल्य आया, अब वो जीडीपी न रह के जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन यानी मूल्य ह्रास जो होता है जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेट प्रोडक्ट, सॉरी जीवीपी, ग्रॉस वैल्यू प्रोडक्ट, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन यानी कि मूल्य ह्रास, वो होता है जीवीए,
ग्रॉस वैल्यू एडिशन इसे हम लोग कहते हैं। तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन होता है जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, यानी मूल्य ह्रास। किसी भी कारण से जो उत्पादन हुआ है उसमें एक साल के बाद जो कमी आई है उसे ही जीबीए कहते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडिशन। और ये एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा क्योंकि आकलन जो है, स्पेकुलेशन जो है, वो एग्जाम में नहीं पूछता है। ठीक है, तो जितने भी डेटा है हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। जो महत्वपूर्ण है हम लोग उस पे आते हैं। ये सभी डेटा हम लोगों के लिए बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है यहाँ पे ये क्वेश्चन हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। वाराणसी डिब्रूगढ़ के बीच विश्व की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा शुरू हुई है। वाराणसी और डिब्रूगढ़ के बीच विश्व की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा शुरू हुई। हम लोगों ने पेपर में देखा कि 13 जनवरी को, यानी कि मकर संक्रांति से एक दिन पहले, एक जहाज, बहुत बड़ी जहाज है, रिवर क्रूज उसे कहते हैं, बड़ी जहाज को क्रूज बुलाता है। एक क्रूज जो है वो चला, कहां से? वाराणसी से। जाएगा कहां तक? डिब्रूगढ़ तक जाएगा, यानी कि असम तक जाएगा। तो इस तरह ये जो क्रूज है दुनिया की सबसे लंबी दूरी तय करने वाला रिवर क्रूज बन जाएगा। ठीक है, तो वाराणसी से शुरू होकर डिब्रूगढ़ तक जाएगा, असम के डिब्रूगढ़ तक। 13 जनवरी से ये शुरू हुआ है। इस क्रूज का नाम क्या है? इसका नाम है स्वदेशी गंगा विलास। गंगा नदी से शुरू हुआ, विलासिता का चीज है क्योंकि इस एक व्यक्ति का जो टिकट है वो लगभग 52 लाख रुपया है। तो स्वदेशी गंगा विलासी मिडिल मैन के लिए, गरीबों के लिए नहीं है, ये अति धनाढ्य लोगों के लिए है। और इसकी कंप्लीट बुकिंग हो भी चुकी थी, प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। पटना वगैरह से भी ये क्रॉस करेगा, डिब्रूगढ़ तक जाएगा, गंगा विलास इसका नाम है। इतना ही जानना है। अब हम लोग को आगे बढ़ना है। ये देखना है कि मुंबई व नवी मुंबई के बीच देश का सबसे लंबा समुद्री पुल, यानी देश का सबसे लंबा समुद्री पुल जो है मुंबई से नवी मुंबई के बीच शुरू हुआ है। मुंबई से नवी मुंबई के बीच, जैसे पटना और हाजीपुर के बीच एक पुल है, महात्मा गांधी सेतु, उसी तरह एक पुल बनाया गया मुंबई से नवी मुंबई के बीच। नीचे समुद्र है, समुद्र के ऊपर सबसे लंबा जो पुल बनाया गया है मुंबई और नवी मुंबई के बीच बनाया गया है। इस पुल का नाम है ट्रांस हार्बर लिंक। ठीक है, 21-22 किलोमीटर लंबा, यानी कि अब मुंबई और नवी मुंबई के बीच देश का सबसे लंबा समुद्री पुल बन गया है। एयरपोर्ट की अगर बात किया जाए तो एक पहले से भी एयरपोर्ट था गोवा में, अब एक नया एयरपोर्ट मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया गया है। मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा में बनाया गया है, मनोहर पर्रिकर के नाम पर, जिसका नाम पहले डाबोलिम एयरपोर्ट, डाबोलिम गांव में ही है। अब एक कोटा से संबंधित एक क्वेश्चन है। ये सभी कोई भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, सरकार का नोटबंदी के लिए नवंबर 16 का निर्णय वैध। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में आया है कि जो सरकार ने नोटबंदी किया था वो फैसला सही है। अब इसमें मेंस में या इंटरव्यू में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि नोटबंदी सही था या नहीं। अब हम लोग आगे आते हैं नवीनतम घटनाक्रम पे। तो नवीनतम घटनाक्रम में जो महत्वपूर्ण है वो देखेंगे हम लोग।
तो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार नवीनतम घटनाक्रम में महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक भारतीय को भी इसमें पुरस्कार मिला है। तो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में इस बार सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है ड्रामा द फेबलमैन्स को। आपको बस ड्रामा याद रखना, फिल्म एक प्रकार का ड्रामा ही है। तो ड्रामा मूवी को सर्वश्रेष्ठ मूवी का गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है। ठीक है, हम लोग को जानना है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता गोल्डन ग्लोब के अनुसार कौन है। तो ड्रामा के ही हीरो थे ऑस्टिन बटलर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। ड्रामा मूवी की अभिनेत्री है केट ब्लैंशेट। एक अभिनेत्री है केट। लड़कियां जो मॉडलिंग करती है उसको कहा जाता है कैट वॉक, उससे याद रखना है कैट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। ठीक है, अब इसमें जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है ये संगीतकार एम कीरावानी सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड। एक मूवी थी RRR जिसे चंद्रमौली साहब ने डायरेक्ट किया था, उसमें एक गाना है नाटू नाटू करके, उसी गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड संगीतकार एम कीरावानी को दिया गया है। 80 नंबर का गोल्डन ग्लोब अवार्ड है, यही हमें जानना है। गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों में भारत की फिल्म RRR गीत नाटू नाटू को सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत का पुरस्कार, नाटू नाटू ऑस्कर हेतु भी नामित हो गया है, ये भी जानना है। तो नाटू नाटू के जो संगीतकार हैं कीरावानी, उन्हें गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया है। बस इतना हमें जानना है, अब इसमें कुछ भी जानने के लिए नहीं है। अब महत्वपूर्ण है गणतंत्र दिवस परेड। गणतंत्र दिवस परेड में झांकियां निकलती हैं अलग अलग स्टेट्स का, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन है कि राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों की 17 झांकियों में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मानस खंड थीम पर उत्तराखंड को दिया गया है। यानी जो सभी स्टेट केंद्र शासित प्रदेश झांकी निकाले हैं, तो स्टेट केंद्र शासित कैटेगरी में उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला था। उनकी झांकी की थीम मानस खंड थी। एक ये हो गया। साढ़े 3 शक्तिपीठ व नारी शक्ति को दर्शाने वाली महाराष्ट्र की झांकी को दूसरा तथा अयोध्या दीपोत्सव को तीसरा पुरस्कार दिया गया। बस इतना जान लेना है। अब मंत्रालय और विभाग में जनजातीय मंत्रालय को पुरस्कार दिया गया नंबर 1 पे। इन्होंने झांकी निकाली थी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स। जनजातीय मंत्रालय ने एकलव्य मॉडल के तर्ज पे स्कूल शुरू किया गया है, उसके लिए जनजातीय मंत्रालय को पुरस्कार दिया गया है। अब है अगला, ऑनलाइन जन भागीदारी के आधार पर पॉपुलर चॉइस कैटेगरी के पुरस्कारों का वितरण रक्षा राज्य मंत्री ने किया। पॉपुलर चॉइस के आधार पर क्लीन ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट गुजरात थीम वाली गुजरात की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। यानी पॉपुलर चॉइस के आधार पे, आम आदमी के ओपिनियन के आधार पे गुजरात को भी पुरस्कार दिए गए हैं, प्रथम पुरस्कार। इतना हमें जानना है। अब अगला क्रिकेट से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC, जिसका हेडक्वार्टर दुबई में है, उन्होंने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर
सूर्य कुमार यादव को घोषित किया है। सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव को इन्होंने घोषित किया है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि दुबई स्थित अपने मुख्यालय में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर का पुरस्कार भारत के सूर्य कुमार यादव को दिया गया। बॉम्बे टीम से खेलते हैं। अब पुरुष में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर ओवरऑल, ओडीआई है, वनडे है, टेस्ट में ओवरऑल सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का पुरस्कार, जिसे गैरी सोबर्स पुरस्कार भी कहा जाता है। गैरी सोबर्स वेस्ट इंडीज के कैप्टन थे। गैरी सोबर्स पुरस्कार जो है वो बाबर आजम को मिला है। बाबर आजम को पाकिस्तान का विराट कोहली बोला जाता है। बाबर आजम को गैरी सोबर्स पुरस्कार मिला है, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर। सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर भी बाबर आजम को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर बेन स्ट्रोक्स को दिया गया है। और ये जो हमारे सूर्य कुमार यादव है, इनको सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर, इनका नाम 360 डिग्री भी रखा गया। अगला हम लोग को देखना है वर्ष के सर्वश्रेष्ठ उदीयमान खिलाड़ी। मार्को जैक्सन, दक्षिण अफ्रीका के मार्को जैक्सन, ये हटा दीजिएगा। महिला क्रिकेटर अवार्ड, महिला में देखना ओवरऑल महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड राशेल को दिया गया है। इसे राशेल फ्लिट ट्रॉफी कहते हैं। जैसे गैरी सॉब्स ट्रॉफी पुरुष में होता है, तो राशेल ट्रॉफी जो है महिला में होता है। महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड ओवरऑल नताली को मिला है, जो इंग्लैंड की प्लेयर है, नताली को। सर्वश्रेष्ठ ओडीआई खिलाड़ी वनडे प्लेयर हमारे बाबर आजम थे, तो महिलाओं में नताली है इंग्लैंड की। सर्वश्रेष्ठ T20 प्लेयर पुरुषों में जहां सूर्य कुमार थे, महिलाओं में मैकग्राथ है, ताहलिया मैकग्राथ, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर भी थे, ग्लेन मैकग्राथ। सर्वश्रेष्ठ महिला उदीयमान खिलाड़ी रेणुका सिंह, भारत की रेणुका सिंह को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ एसोसिएट क्रिकेटर अवार्ड ईसा ओझा, संयुक्त अरब अमीरात की। ठीक है, और ये सब कुछ भी याद नहीं करना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस यूनिवर्स 71 नंबर का जो मिस यूनिवर्स हुआ है, वो जीती है अमेरिका की आर बॉनी गैब्रियल। बॉनी गैब्रियल जो है वो मिस यूनिवर्स का पुरस्कार जीती हैं। वो अमेरिका की रहने वाली हैं, जो मिस यूनिवर्स का खिताब जीती है। लगभग 10 साल के बाद किसी अमेरिकी को ये पुरस्कार मिला था। पिछले वर्ष हरना संधू को मिला था। ठीक है, तो यही है आर बॉनी गैब्रियल मिस यूनिवर्स 2022। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। आपदा प्रबंधन जो नया पुरस्कार शुरू हुआ है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो मिला है वो उड़ीसा को मिला। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए वर्ष 2023 का नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार की घोषणा। आपदा की घोषणा गृह मंत्रालय ही करे। गृह मंत्रालय द्वारा 23 जनवरी 2023 को नेताजी की जयंती पर किया गया। संस्थागत श्रेणी में इंस्टीट्यूशनल लेवल पर यह पुरस्कार उड़ीसा राज्य को दिया गया है तथा मिजोरम, उड़ीसा और मिजोरम दोनों को संयुक्त रूप से, उड़ीसा और मिजोरम को संयुक्त रूप से दिया गया है। ठीक है, बस। अब पद्म पुरस्कार जो होता है, पद्म अलंकरण, पद्म श्री सबसे छोटा, उसके ऊपर पद्म भूषण, उसके ऊपर पद्म विभूषण और सबसे ऊपर भारत रत्न। ये 4 नागरिक पुरस्कार है, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न। तो इसमें 5-6 क्षेत्रों में ये पुरस्कार मिलते हैं। सामाजिक कल्याण में, चिकित्सा में, उद्योग में बहुत सारे लोगों को मिलता है। सभी लोगों को जानना जरूरी भी नहीं है, और एग्जाम में देखा जाता है कभी पूछा भी नहीं जाता है। सर रवीना टंडन को इसका पद्मश्री मिला है।
उसके बाद जानना है बर्फीली चोटी पर कैप्टन शिवा चौहान। ये जो शिवा चौहान है ये पहली महिला है जिन्हें सियाचिन में पोस्टिंग दी गई, यानी कि पहली महिला जिन्हें दुनिया की सबसे ऊंची चोटी सियाचिन पे, सॉरी, दुनिया की सबसे ऊंची युद्ध चोटी सियाचिन पे पोस्टिंग दी गई है, उनका नाम है शिवा चौहान। अब एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण पार्ट आ रहा है जो एक क्वेश्चन लगभग एग्जाम में पूछता है। हम लोग को जानना है 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस, यानी एक फ्रांस के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक टेक्नोलॉजी लाई थी ब्रेल टेक्नोलॉजी, उसके मदद से जो दिव्यांग हैं जो देख नहीं सकते हैं वो छू के पढ़ सकते थे किसी भी चीज को। तो जो ब्लाइंड लोग हैं उनके लिए विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। वैसे तो 4 जनवरी पूरी दुनिया के लिए है, लेकिन विशेष रूप से उन लोग के लिए विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 4 जनवरी ब्रेल महोदय की जन्मदिन है। 9 जनवरी को हम लोगों ने पढ़ा है प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है, लिखा हुआ भी है। विश्व हिंदी दिवस 1975 में पहली बार मनाया गया था नागपुर में। पहला विश्व हिंदी दिवस हमने नागपुर में मनाया गया था। ये 10 जनवरी को मनाया जाता है, महात्मा गांधी के आने के जस्ट अगले दिन विश्व हिंदी दिवस। अब महत्वपूर्ण, स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन युवा दिवस होता है। 15 जनवरी थल सेना दिवस महत्वपूर्ण है। 23 जनवरी महत्वपूर्ण है, सुभाष चंद्र बोस जयंती जिसे पराक्रम दिवस के रूप में घोषित किया गया है। राष्ट्रीय बालिका दिवस ये बहुत महत्वपूर्ण है, 24 तारीख। कंफ्यूजन है 24, 25, 26, 27 दे देता है, कंफ्यूज कर जाता है इंसान 24 और 25 में खासकर। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। फिर महत्वपूर्ण है, देखिए, राष्ट्रीय मतदाता, यही 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि लड़कियां पहले आएंगी तब तो उनको वोटिंग का राइट मिलेगा, तो लड़कियां पहले, यानी 24 जनवरी को बालिका दिवस, मतदाता दिवस 25 जनवरी को। उसके बाद इम्पोर्टेंट है 27 जनवरी विध्वंस शिकार लोगों की स्मृति में संयुक्त राष्ट्र दिवस। विध्वंस शिकार लोगों की स्मृति में संयुक्त राष्ट्र दिवस। 30 जनवरी बहुत महत्वपूर्ण है, शहीद दिवस के रूप में, कुष्ठ निवारण दिवस के रूप में भी। तो ये कुछ डेट्स हैं। बुक में एक बुक महत्वपूर्ण है, कोचिंग बियॉन्ड। एक थे आर श्रीधर, फील्डिंग कोच ऑफ इंडियन मेल क्रिकेट टीम के आर श्रीधर। अभी उन्हें हटाया गया तो उन्होंने एक बुक लिखी है, कोचिंग बियॉन्ड माय डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम, उनकी किताब है। फिर गौतम अडानी ने लिखा है री इमेजिनिंग बिजनेस इन इंडिया एंड द वर्ल्ड, बिजनेस से संबंधित बिजनेस इंडिया एंड द वर्ल्ड लिखा है गौतम अडानी ने, ये महत्वपूर्ण है। फिर अगला है इंडियन साइंस कांग्रेस। इंडियन साइंस कांग्रेस का 108वां अधिवेशन, 108 नंबर का जो अधिवेशन है इंडियन साइंस कांग्रेस का, 3 से 7 जनवरी 2023 को मनाया गया था नागपुर में। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इंडियन साइंस कांग्रेस, कांग्रेस लगा मतलब कांग्रेस पार्टी का, भारत सरकार का। इंडियन साइंस कांग्रेस 3 से 7 जनवरी को मनाया गया है नागपुर में, जो आरएसएस का हेडक्वार्टर है। और इंडियन साइंस कांग्रेस जो थीम है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव महत्वपूर्ण है, 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कर्नाटक में हुबली धारवाड़ में, हुबली में हुआ। सीधा याद रखना है कर्नाटक, ये तो याद नहीं रखना है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो 26वां युवा महोत्सव हुआ है, 26 नंबर का राष्ट्रीय युवा महोत्सव, वो हुआ है कर्नाटक में, ठीक है।
राष्ट्रीय युवा महोत्सव का थीम है विकसित युवा विकसित भारत। हॉर्नबिल बहुत महत्वपूर्ण होता है, नागालैंड का प्रसिद्ध फेस्टिवल है हॉर्नबिल। उपराष्ट्रपति जगदीप साहब इसमें शिरकत किए थे। अगला है भारत पर्व। ये जो भारत पर्व ये संस्कृति मंत्रालय मनाती है। देखिए लिखा हुआ होगा संस्कृति मंत्रालय के तत्वाधान में गणतंत्र दिवस के आयोजन पर भारत पर्व का आयोजन 2016 में शुरू हुआ है। संस्कृति मंत्रालय इसे मनाती है। दुर्घटना में जो इम्पोर्टेंट है, अब अगला हम लोगों को देखना है इंडियन साइंस कांग्रेस। पीटी के लिए ये महत्वपूर्ण है। इंडियन साइंस कांग्रेस का 108वां वार्षिक अधिवेशन 3 से 7 जनवरी 2023 को नागपुर में संपन्न हुआ। इसका थीम नहीं पूछा जाता है, सिर्फ ये जानना है कि इस बार जनवरी में 108 नंबर का साइंस कांग्रेस हुआ है। कांग्रेस का मतलब होता है सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस पार्टी से इसको कोरिलेट नहीं करना है। भारत सरकार प्रतिवर्ष साइंस कांग्रेस, इतिहास कांग्रेस का आयोजन करती है। तो साइंस कांग्रेस इस बार नागपुर में हुआ है। 3 से 7 जनवरी के बीच 108 नंबर का साइंस कांग्रेस हुआ है। थीम कभी भी एग्जाम में आज तक पूछा नहीं गया है, तो उसे हम लोग छोड़ देंगे। अब अगला प्रश्न है राष्ट्रीय युवा महोत्सव। तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का आयोजन कर्नाटक में हुआ। हुबली धारवाड़ वगैरह छोड़ देना है, सिर्फ याद रखना है कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव कर्नाटक राज्य में संपन्न हुआ है। 26 नंबर का राष्ट्रीय युवा महोत्सव है। थीम देख लेना है, इस वर्ष राष्ट्रीय युवा महोत्सव की थीम विकसित युवा विकसित भारत था। विकसित युवा विकसित भारत। राष्ट्रीय युवा महोत्सव है तो खेल मंत्रालय इसका आयोजन करेगा ही करेगा। और ये जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव है, जब युवा से बात आई है तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को होता है प्रतिवर्ष, यानी उस दिन विवेकानंद का जन्मदिन रहता है। उसी दिन 3-4 दिनों के लिए राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। हम लोगों ने हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में पढ़ा था। नागालैंड का प्रसिद्ध फेस्टिवल है हॉर्नबिल फेस्टिवल। इसके मुख्य अतिथि हमारे उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी थे। ठीक है। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं। अभी नागालैंड में एक चुनाव हुआ था 60 एमएलए के लिए, विधानसभा के 60 एमएलए के लिए। उसमें नेफ्यू रियो की पार्टी ने बहुमत हासिल किया है और बीजेपी के साथ गठबंधन करके नागालैंड में गवर्नमेंट बनाई है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखना है, एक मिनट। अगला हमें देखना है भारत पर्व के बारे में। ये भारत पर्व है क्या? देखिए ये जो भारत पर्व है ना, मोदी सरकार 2016 से मना रही है। पहले ये जानना है, भारत पर्व संस्कृति मंत्रालय मनाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय गणतंत्र दिवस के अवसर पे 3-4 दिनों के लिए ये भारत पर्व मनाता है। 27 से 31 जनवरी के बीच दिल्ली में भारत पर्व मनाया जाता है। इसमें दिल्ली में विशेष रूप से प्रगति मैदान में
एक अब अलग अलग राज्यों के व्यंजनों के स्टॉल लगा करते हैं। तो उन्हीं की झांकियां और लाजवाब व्यंजनों के लिए ये पर्व संस्कृति के रूप में मनाई जाती है। तो भारत पर्व का आयोजन 2016 से भारत सरकार न्यू दिल्ली में कर रही है। इसमें विशेष फोकस संस्कृति को ध्यान में रखा जाता है। हमारा भोजन हमारे संस्कृति का हिस्सा है, इसलिए अलग अलग राज्यों के अलग अलग व्यंजनों का स्वाद यदि आपको लेना है तो 26 जनवरी के बाद आप दिल्ली में जाके भारत पर्व में सम्मिलित हो सकते हैं। संस्कृति मंत्रालय इसका नोडल मिनिस्ट्री होता है, ये ध्यान में रखना है। अगला है दुर्घटना। तो दुर्घटना में कोई भी महत्वपूर्ण नहीं है। अब हम लोग मिसलेनियस पे आएंगे। मिसलेनियस में देखेंगे कि क्या महत्वपूर्ण है। तो मिसलेनियस में एक दो तीन अभ्यास महत्वपूर्ण है। एक अभ्यास है साइक्लोन 1। ये साइक्लोन 1 क्या है? भारत और मिस्र की सेनाएं आपस में अभ्यास करती हैं। इस कारण उस अभ्यास को साइक्लोन 1 अभ्यास का नाम दिया गया है। इस बार 2023 जनवरी में जो साइक्लोन 1 अभ्यास हुआ है वो जैसलमेर में हुआ है। बस इतना हमें जानना है। थल सेनाओं के बीच साइक्लोन 1 अभ्यास किया जाता है, ये जानना है। यानी कि प्रश्न एक, साइक्लोन 1 क्या है? तो पहला उत्तर होगा भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच एक संयुक्त अभ्यास। दूसरा, जैसलमेर में साइक्लोन 1 का आयोजन किया गया है। तीसरा, साइक्लोन 1 भारत और मिस्र की थल सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास किया जाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं। वरुण 21 प्रतिवर्ष वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस की संयुक्त 9 सेनाओं के बीच होता है। वरुण जल के देवता है, समुद्र के देवता है, इसलिए 9 सेनाओं के बीच, भारत और फ्रांस के 9 सेनाओं के बीच वरुण अभ्यास किया जाता है। इस बार पश्चिमी समुद्र तट पे वरुण अभ्यास किया गया है। इतना ही हमें देखना है। पेज नंबर, अगला पेज हम लोग को देखना है खेल से संबंधित। तो उसमें महत्वपूर्ण है अंडर 19 वर्ल्ड कप जो हुआ है उसे इंडियन विमेन्स टीम ने जीता है। यानी महिलाओं का जो अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ है उसे भारत ने जीता है। ठीक है, उसे किसने जीता है? उसे भारत ने जीता है इंग्लैंड को हराकर। बस इतना ही जानना है। उसे भारत ने जीता है, उसे भारत ने जीता है इंग्लैंड को हरा के। दक्षिण अफ्रीका में ये हुआ था। यानी कि अंडर 19 वर्ल्ड कप क्रिकेट का महिलाओं का दक्षिण अफ्रीका में हुआ, भारत ने इंग्लैंड को हराया। बस इससे अधिक जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ेंगे। इसमें देखेंगे, हालांकि इसमें लगातार बहुत तेजी से चेंजेस आ रहे हैं तो संभावना कम है। जो दोहरा शतक जो वनडे में लग रहा है, सबसे पहला दोहरा शतक हमारे सचिन तेंदुलकर ने लगाया था 2010-2011 में। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 200 रन बनाया। उसके बाद भारत के ही वीरेंद्र सहवाग ने बनाया। तो इसमें पूछा जाए कि सबसे अधिक दोहरे शतक किसने लगाए हैं वनडे में, तो आंसर होगा रोहित शर्मा। 3 दोहरे शतक लगाए हैं। अभी लेटेस्ट दोहरा शतक शुभमन गिल ने लगाया है। सबसे तेज दोहरा शतक हमारे ही इंडियन प्लेयर ईशान किशन ने लगाया है। बस
इसमें और कुछ भी हमें जानने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब अभी का है कि एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रनों से जीत का भारतीय टीम का विश्व रिकॉर्ड। भारत ने अभी श्रीलंका को 317 रनों से पराजित कर दिया। ये पूरे दुनिया में सबसे अधिक रनों से पराजित करने का किसी टीम का रिकॉर्ड है। तो भारत ने किसे हराया? श्रीलंका को 317 रनों से हराया। कहाँ हराया? केरल के राजधानी तिरुवनंतपुरम में हराया है। आगे देखेंगे, एक हमारे प्लेयर हैं जयदेव उनादकट, लेफ्टी बॉलर है, लेफ्टी फास्ट बॉलर। बहुत ज़्यादा इन्हें खेलने का भारतीय क्रिकेट टीम में मौका नहीं मिला, लेकिन अपने आप में बहुत ही शानदार बॉलर हैं। इन्होंने रणजी ट्रॉफी में पहली बार किसी गेंदबाज द्वारा अपने पहले ही ओवर में हैट्रिक ले लिया। ये एक रिकॉर्ड है। एग्जाम में हालांकि पूछेगा नहीं, लेकिन हम लोग को जानना है कि रणजी ट्रॉफी में पहले ही ओवर में हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड जयदेव उनादकट के नाम है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, टेनिस में देखेंगे। अगले पेज में टेनिस के बारे में है। तो महत्वपूर्ण, जैसे कि जनवरी महीना में देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है। ग्रैंड स्लैम्स, 4 ग्रैंड स्लैम विश्व में टेनिस में होती है। जनवरी के महीना में ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद फ्रेंच ओपन होता है। फ्रेंच के बाद विंबलडन होता है। विंबलडन के बाद यूएस ओपन होता है सबसे लास्ट में। तो अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन संपन्न हुआ। पुरुषों का विजेता नोवाक जोकोविच है, सर्बिया के रहने वाले हैं, बस यही जानना है हमें। महिला विजेता आर्यना है, आर्यन से नाम याद रखिएगा, आर्यना। ये महिला विजेता है, बेलारूस की रहने वाली है। बस उसके बाद जो भी हैं, आपको यदि डेटा को दिमाग में रखना है तो आप रख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में नहीं पूछेगा। बस यही 2 नाम हमें जानना है। नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन के विजेता सर्बिया के, और आर्यन से नाम बना आर्यना, उन्होंने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला का। आगे देखते हैं, एक अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न है। जर्मनी तीसरी बार पुरुषों के विश्व कप 2023 का विजेता। इस पर उड़ीसा में हॉकी विश्व कप हुआ था, भुवनेश्वर और राउरकेला में। 15 नंबर का ये हॉकी विश्व कप था, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसमें जर्मनी ने बेल्जियम को हराया है। बेल्जियम को फाइनल में हराकर भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में हराया। तो विजेता हुआ जर्मनी, उप विजेता बेल्जियम, और तीसरे स्थान पे नीदरलैंड रहा था। अब इसमें हमें देखना है कि भारत का क्या स्थान था। तो भारत का स्थान यहाँ पे देखिए 9वां नंबर पे है। भारत हॉकी में 9 नंबर पे रहा। अभी हॉकी इंडिया के जो अध्यक्ष हैं दिलीप तिर्की हैं, जो खुद हॉकी प्लेयर रहे हैं। हाँ, तो ये हमें ध्यान रखना है। 2023 का हॉकी भारत में हुआ है। भारत का स्थान 9 नंबर है। गोल्ड बेल्जियम ने जीता है, गोल्ड जर्मनी ने, चांदी बेल्जियम ने, कांस्य नीदरलैंड ने जीता है। भारत का स्थान 9 नंबर पे है। तो इस तरह मार्च महीने का प्रतियोगिता दर्पण समाप्त होता है। अब हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे अप्रैल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।